नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कंप्लीट थ्योरी को समझते हुए इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास अति महत्वपूर्ण, अति शानदार रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अच्छी लगे, कंटेंट में दम लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आपको पता है कि राजस्थान में 25 फ्लैगशिप स्कीम है। राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने कितनी स्कीम फ्लैगशिप है? 25 योजनाएं हैं जो कि फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में उनको घोषित किया गया है। इसी के साथ ये हमारा दूसरा पार्ट है। कुछ योजनाओं के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे प्रश्न हैं, क्या उनकी बातें, विशेषताएं, सब कुछ हम कर चुके हैं। आज की क्लास उससे आगे चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि है सारी चीजें अच्छे से याद रहे और क्लियर होती रहे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। पिछली क्लास में लास्ट प्रश्न ऐसा ही था इसी योजना से, लेकिन उसको और अधिक अच्छे तरह से समझने के लिए और विस्तार से समझने के लिए इस क्लास में भी यह प्रश्न शामिल किया गया है। प्रश्न अलग है, चीजें भी अलग देखने को मिलेगी। कथनों पे विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। इस योजना में कुल 1819 पैकेज शामिल है। कितने पैकेज शामिल है? 1819 पैकेज शामिल है, बिल्कुल सही है। जिसमें 1761 पैकेज बीमा मोड पर है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बीमा मोड पर कितने पैकेज हैं और ट्रस्ट मोड पर कितने पैकेज हैं। तो बीमा मोड पर यहाँ पर बताया गया 1761 पैकेज हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बीमा मोड पर 1761 है। और 58 पैकेज है वो आपके ट्रस्ट मोड पर है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही लिखा है इसमें। दूसरा कथन है बजट घोषणा 24-25। कौन सी? बजट घोषणा 24-25 के अनुसार कैंसर उपचार के 71 डे केयर पैकेज भी योजना में शामिल है। तो यहाँ पर कैंसर उपचार के लिए 71 नहीं है, कितने हैं? 73 डे केयर पैकेज है वो शामिल है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो आपके सही उत्तर देना है तो केवल कथन एक है वो सही है, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस योजना का नवीन चरण है। कौन सी योजना, कौन सी? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान, हालांकि आपको अगर पता भी है ना तो भी आपको ये दोबारा देखनी चाहिए, ताकि रिवीजन जितनी बार देखोगे उतनी बार ही आपके क्या है, चीजें स्थायी रूप से याद होती हैं और फिर गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है। इस योजना का नवीन चरण, अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट चरण है वो कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 30 जनवरी 2023 को। 30 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीमा कंपनी को कितना क्लेम भुगतान किया, सॉरी, बीमा को प्रीमियम कितना भुगतान किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा कितना प्रीमियम लिया जाता है, ऐसे याद रख लो। तो बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम कुल कितना लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना, 1965 रुपए लिए जाते हैं। कितने? 1965 रुपए प्रति परिवार। 1965 रुपए प्रति परिवार है वो लिए जाते हैं, जिसमें से सरकार ने कईयों के लिए फ्री कर रखा है, कईयों से 850 रुपए लिए जाते हैं और बाकी जो भी शेष होता है 1965 में से 850 लेने के बाद वो सरकार खुद भुगतान करती है। अब यहाँ पर और क्या विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है? और अभी आपने देखा कि कुल इसमें पैकेज कितना है, कुल पैकेज। तो कुल पैकेज की बात करें तो कुल पैकेज इसमें है 1819। तो 1819 ऐसे याद रख लेना, कुल पैकेज कितने? 1819 पैकेज है। अब इसमें से दो भाग हो जाते हैं। दो भाग कैसे? एक तो है बीमा मोड पर, एक तो इसमें कैटेगरी है बीमा मोड और एक है ट्रस्ट मोड। कौन सी? ट्रस्ट मोड और बीमा मोड। तो ट्रस्ट मोड ध्यान में रख लो, 58 है। ट्रस्ट मोड पे कितने पैकेज है? 58 पैकेज है वो ट्रस्ट मोड पर है। तो बाकी कितने बचे? बाकी आपके बचे 1761। तो 1761 पैकेज है वो बीमा मोड पर है, ये आपको ध्यान रखना है। 1761 है वो किस पे? बीमा मोड पे है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें तो इसमें प्रति परिवार कितना जो है बेनिफिट मिलता है, तो लाभ की बात करें या क्लेम की बात करें तो लाभ प्रति परिवार, लाभ की बात करते हैं, क्लेम कह दो या लाभ कह दो, तो प्रति परिवार प्रति वर्ष, ये भी ध्यान में रखना, प्रति परिवार प्रति वर्ष है यहाँ पर, और प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख तक, 25 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलता है। यहाँ पर कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाता है। अभी कैशलेस उपचार है, इसमें भी दो कैटेगरी, वही कैटेगरी है, कौन कौन सी, एक तो है बीमा मोड, एक तो बीमा मोड की कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है ट्रस्ट मोड। इतना गहराई में आपके वो प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें। बीमा मोड पर तो है 5 लाख तक का कैशलेस उपचार, और ट्रस्ट मोड में है 20 लाख तक का उपचार। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्तमान में लगभग 1.33 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं, या परिवार कह दो, परिवार पंजीकृत है। 1.33 करोड़ यानी कि 1,33,00,000 परिवार इसमें पंजीकृत है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1819 पैकेज है, उसमें से 1761, ये तो पूछा ही जा सकता है कि कुल पैकेज कितना है, तो कुल पैकेज आपको ध्यान में रखना है 1819, और कैंसर वाले में कितने पैकेज है, तो आपको ध्यान में रखना है 73 कैंसर पैकेज है। प्रश्न में आपने बताया है मैंने, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितनी श्रेणियों में हस्तशिल्प का पंजीयन किया गया। विश्वकर्मा योजना, अब देखो ये जो योजना है ना, ये किसकी है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की थी। अब जो विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं, तो ये योजना किसकी है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना ये योजना किसकी है, उद्योग विभाग की योजना है। किसकी है, उद्योग विभाग की योजना है। ये योजना किसकी है, उद्योग विभाग की। कब शुरू हुई, पूरी डिटेल में बात करते हैं इसकी। तो प्रारंभ कब हुई ये, तो ये प्रारंभ की गई 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब इसका मंत्रालय पूछ ले, तो मंत्रालय भी थोड़ा ध्यान में रखना, पिछली बार विभाग से संबंधित पूछा था, हो सकता है इस बार मंत्रालय पूछ ले। तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी श्रेणियों के लाभार्थियों का इसमें पंजीयन किया गया, कितनी श्रेणियों के तहत, तो कुल श्रेणियां कितनी है, 18 श्रेणियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब तक लागू रहेगी, तो ये वर्ष 2027-28 तक लागू है, 2027-28 तक ये लागू रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा इसमें पात्रता क्या है, कौन पात्र होता है, इस योजना की पात्रता क्या है, तो पात्रता के सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए इसमें। उसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में संचालित कोई भी योजना है, जैसे मैं लिख देता हूं, केंद्र या राज्य की पिछले 5 वर्षों की योजना में लाभ नहीं लिया हो, योजना में क्या है, लाभ नहीं लिया हो। जैसे कौन कौन सी योजनाएं, जैसे आपके एक योजना चलती है स्वनिधि योजना, जैसे स्वनिधि योजना हो गई, जैसे मुद्रा योजना हो गई, जैसे स्वनिधि योजना या मुद्रा योजना हो गई, तो उसका लाभ नहीं लिया होना चाहिए,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना का लाभ लिया था और उसने चुका दिया हो, तो वो उसमें लाभार्थी हो जाएगा। और इसमें पंजीकरण या लाभ है वो परिवार के एक सदस्य को ही दिया जाता है। परिवार के या परिवार का एक सदस्य पात्र है, परिवार का एक सदस्य ही पात्र होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक सदस्य पंजीकरण करवा सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो कब शुरू हुई है? 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई योजना है। एमएसएमई मंत्रालय की योजना, उद्योग विभाग की है। कुल 18 श्रेणियों में यहाँ पर पंजीकरण है वो किया गया। कितने श्रेणी में? 18 श्रेणियों में हस्तशिल्पियों का पंजीकरण किया गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बात करें तो इसमें लाभ किस प्रकार दिया जाता है, तो कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, देखो कुछ बातें पात्रता और इसकी थोड़ी बात अपने बातें की, अभी चर्चा की, लेकिन अब बात करते हैं लाभ कैसे मिलता है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आवेदन करेगा तो उसको 5 दिन की बेसिक ट्रेन होगी। 5 दिन क्या होगी? बेसिक ट्रेनिंग होगी, इसकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और फिर 15 दिन का इसमें क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट, या आप हिंदी में कहें तो कौशल प्रशिक्षण होता है इसमें। 15 दिन का क्या होता है? कौशल प्रशिक्षण। तो कुल प्रशिक्षण कितने हो गया? आपके 20 दिन का हो गया। और ये जो कौशल प्रशिक्षण या 5 दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो इसमें प्रशिक्षण के दौरान इसको दिहाड़ी दी जाती है। प्रशिक्षण में 500 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है। 500 रुपये क्या दिया जाता है? दैनिक भत्ता दिया जाता है, ठीक है। ये तो ट्रेनिंग की बात हुई। अब ट्रेनिंग होने के बाद में क्या होता है? बाद में इसमें लाभ मिलता है। क्या? उपकरण खरीदने हेतु। उपकरण खरीदने हेतु, तो उपकरण खरीदने हेतु क्या लाभ मिलता है? तो 15,000 रुपए का वाउचर मिलता है। 15,000 रुपए का ई रूपी वाउचर मिलता है। कैसा वाउचर मिलता है? ई रूपी वाउचर दिया जाता है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में 5% ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहली किस्त के रूप में, पहली किस्त के रूप में बिना जमानत। कितना? 1,00,000 रुपए का ऋण, और इस ऋण पर 5% ब्याज होगा। क्या होगा? 5% ब्याज होगा। जमानत नहीं होती यहां पर, यानी कि जमानत राशि है वो नहीं ली जाती। जमानत राशि नहीं, या आप लिख सकते हो जमानत बिना, यानी कोई भी गारंटर नहीं यहां पर चाहिए। बिना गारंटी के यहां पर लोन मिल जाता है। अब यहां पर एक फैक्ट के रूप में आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान में 11 जनवरी 2024 तक 11 जनवरी 2024 तक लगभग 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। तो ये सारी बातें हुई अपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। डिटेल में पूरी चर्चा मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना इस बात का। 17 सितंबर 2023 को यह लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना निम्न में से कौन सा निःशुल्क शामिल नहीं है? यानी कि किसका है जो निःशुल्क शामिल नहीं है? तो इसमें लाभार्थी या पात्र परिवार होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो कौन कौन फ्री में इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो 850 रुपये आपके प्रीमियम लगता है प्रति वर्ष का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, ये भी शामिल है। 70 वर्ष से कम उम्र नहीं है, अधिक उम्र,
अधिक उम्र का मतलब हो गया वरिष्ठ नागरिक, जिनको क्या कहते हैं, वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, ये इसमें शामिल है। कोविड-19 अनुग्रह के लाभार्थी ये भी शामिल है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना कौन लाभार्थी है, छोटे और सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसान, सीमांत किसान ये इसमें लाभार्थी हैं, ध्यान में रखना। और सैक जो आपके आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी, सैक के तहत पात्र परिवार या चयनित परिवार यानी कि सामाजिक आर्थिक जो सेंसस हुआ था उसमें चयनित परिवार है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा संविदा कर्मी वो भी निःशुल्क है, संविदा कर्मियों को भी ये बेनिफिट है वो निःशुल्क मिलेगा। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बात कर लेते हैं फिर से इसकी। और पिछली बार कुछ और बातें की थी, अब और बातें कर लेते हैं पिछले प्रश्न में। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बताओ कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को शुरू हुई। तो जब शुरू हुई थी उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इसका प्राचीन नाम था, प्राचीन काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, तो नाम बदला कब, इसका नाम बदल दिया गया 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम कितना है, जो हमने पीछे बात की ना कि ये कैटेगरी फ्री में, उनके अलावा प्रीमियम राशि देनी पड़ती है, तो 850 रुपए। कितने, 850 रुपए। बीमा कंपनी कितना प्रीमियम लेती है, तो बीमा कंपनी प्रीमियम लेती है 1965 रुपए, 1965 रुपए। तो 850 जनता देती है और जो शेष होता है वो कौन देती है, सरकार देती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अगला देखो, राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, और हर एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसी से आ जाए एक प्रश्न। तो यहां पर जो है वो योजना कौन सी है, योजना है पंचगौरव योजना। कौन सी योजना, पंचगौरव योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी योजना, पंचगौरव योजना। और ये योजना किसकी है, तो ये योजना है आयोजना विभाग की, योजना आयोजना विभाग की योजना है, ध्यान में रखना। किसकी योजना है, आयोजना विभाग की योजना। प्रत्येक जिले के 5 तत्वों को पंचगौरव के रूप में शामिल किया गया है यहाँ पर। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं अपन। पंचगौरव, प्रत्येक जिले के अंदर पंचगौरव है, 5 तत्वों को 5 गौरव दिया गया। एक तो आपके है एक जिला एक उपज, एक जिला एक उपज, उपज लिख दिया गया, उपज लिखना है, एक जिला एक उपज। फिर है एक प्रजाति, क्या है, प्रजाति। आपको याद है तो कैसे, आपने किस ट्रिक से याद किया, कैसे याद किया, कमेंट में बताइए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। और सीधा याद किया तो बताइए कि हमने सीधा याद किया, ताकि अन्य साथी जो देखेंगे वो भी भयभीत नहीं हो और सीधा याद करें। एक पर्यटन स्थल और एक क्या है, खेल। यानी कि प्रत्येक जिले के ये 5 चीजें हैं शामिल की गई है पंचगौरव में। एक उपज, एक प्रजाति,
एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल। उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन, खेल, ऐसा याद रख लेना। अब इसमें क्या है, नोडल विभाग कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका नोडल विभाग कौन है, तो यहाँ पर नोडल विभाग आपको पता होना चाहिए। तो उपज वाले का, अब उपज कहाँ, कृषि की होगी, उपज किस में होगी, कृषि क्षेत्र में होगी, तो इसका नोडल विभाग कौन है, कृषि विभाग है। प्रजाति का मतलब क्या हुआ, प्रजाति वन्य प्रजाति है, तो इसका नोडल होगा वन विभाग। उत्पाद कहाँ होगा, उत्पाद होगा उद्योग में बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, तो इसका कौन है, उद्योग विभाग नोडल विभाग है। पर्यटन स्थल का कौन होगा, पर्यटन विभाग होगा, कौन सी, पर्यटन विभाग। खेल में कौन होगा, खेल विभाग होगा। तो ये इसके 5 उपज और ये मतलब 5 तत्व और पांचों के नोडल विभाग मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इसकी ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उस पर चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल डेटा है और इसमें साथियों अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है पंच गौरव से राजस्थान में विकास की नई दिशा। तो यहाँ पर देखो आपको पांचों गौरव यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 गौरव आपको दिख रहे होंगे, और नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला लिखा है उपज, यहाँ पर इधर उपज लिखा है, ठीक है। ये लो वापिस नीचे चला गया क्या, राजस्थान के पंच गौरव, यहाँ पर ऊपर ऊपर क्या लिखा, उपज लिखा है। इधर देखो ये प्रजाति लिखा है, क्या लिखा है, प्रजाति। और इधर क्या है, उत्पाद है, फैक्ट्रियों में बनने वाली चीज है। इधर पर्यटन स्थल है और नीचे ये दे रखा है, ये क्या है, खेल है। तो ये 5 उत्पाद है राजस्थान के पंच गौरव के रूप में। तो इसको चित्र को आसानी से आराम से देख लीजिए ताकि आपको है कोई भी चीज है वो मिस नहीं हो, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक जिले का कौन सा उत्पाद है ये याद रखना है। इसी से प्रश्न पूछा गया, अभी हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें भी ऐसा ही प्रश्न हुआ था, आया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आराम से और इसको याद करना है, ठीक है। अजमेर जिले की बात करें तो मैं 2-4 जिलों के बताऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उस पीडीएफ से आप याद कर लेना। और आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी इसकी मिल जाएगी, तो किसी ने याद की उस ट्रिक से तो कमेंट सेक्शन में ट्रिक्स कमेंट कर देना ताकि अन्य साथी है वो आसानी से याद कर सके। तो देखो अजमेर की बात करें तो यहाँ पर अजमेर में उपज के रूप में कौन है, गुलाब है। प्रजाति के रूप में नीम शामिल है और उत्पाद के रूप में ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। पर्यटन स्थल में पुष्कर तीर्थ है यहाँ पर शामिल है और खेल हॉकी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक जिले का याद करना है। जैसे बालोतरा का है तो अनार हो गया, बालोतरा का अनार। प्रजाति में रोहिड़ा, टेक्सटाइल उत्पाद, नाकोड़ा के जैन मंदिर और खेल में क्रिकेट, ठीक। ऐसे ही आपके बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की क्या है, मेथी और प्रजाति के अंदर रोहिड़ा। अब रोहिड़ा ये देखो रिपीट हो रहे हैं, बाड़मेर का भी रोहिड़ा है, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रोहिड़ा किस किस का है, तो भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर बीकानेरी नमकीन, पर्यटन के अंदर करणी माता मंदिर और खेल के अंदर तीरंदाजी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का अजवाइन, बील, ग्रेनाइट मार्बल उत्पाद, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कबड्डी। तो देखो ये पर्यटन स्थल तो आसानी से आपको याद हो ही जाएंगे, बाकी चीजें उद्योग वाले उत्पाद है वो भी थोड़ा आसानी से याद हो जाएंगे, बाकी चीजें याद करनी पड़ेगी। धौलपुर की देखो बात करें तो आलू यहाँ पर है। फिर प्रजाति के अंदर करंज है, उपज में आलू, करंज, स्टोन आधारित उत्पाद, मचकुंड तीर्थ, हॉकी। तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं बताओ देखें। गंगानगर की बात करें तो किन्नू, बक्कायन, यहाँ पर प्रजाति के अंदर बक्कायन, सरसों का तेल, हिंदूमल कोट यहाँ पर पर्यटन स्थल है और एथलेटिक्स यहाँ पर खेल के अंदर शामिल है। और जैसे जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में देखो खजूर है, पीलू, जाल, ये आपके प्रजाति के अंदर, बेलोस्टोन के उत्पाद, जैसलमेर दुर्ग और जिम्नास्टिक। तो जैसलमेर में खेल है जैफ और जैसलमेर, जैफ और जिम्नास्टिक याद करना, खैसे खजूर, खजूर, पिल्लू, जाल, तो लगभग मिलता जुलता है, तो यहाँ पर शामिल वो अच्छे से याद हो जाएगा।
देखो यहाँ पर हनुमानगढ़ का भी किन्नू ही है, गंगानगर का हनुमानगढ़ दोनों का किन्नू है, वैसे ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से ये सब आपको ध्यान में रखना है। पहले इसका एक तरीका ये हो सकता है कि पहले है ना नए जिले वाले याद करो, नए जिले पहले याद करो, फिर आपका जिला कौन सा वो याद करो, फिर आपके दोस्त का, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो याद हो जाएगा और आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है एनएफएसए योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। एनएफएसए योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है, बता दीजिए। देखें तो असत्य कथन यहाँ पर, बजट 2025 में 10 लाख नवीन यूनिट्स को एनएफएसए में जोड़ा जाने की घोषणा की गई, सही बात है। एनएफएसए 5 जुलाई 2023 को कानून बना, गलत बात। कानून कब बना था? कानून बना 10 सितंबर को, 10 सितंबर को कानून बना था, 10 सितंबर 2013 को। 5 जुलाई 2013 को तो ये लागू होगा था। इसमें मध्याह्न भोजन एकीकृत बाल विकास योजना और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या सिस्टम कह सकते हैं, तो ये आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो भी इसमें शामिल है। एनएफएसए के तहत 66% जनसंख्या, भारत की 66% जनसंख्या एनएफएसए में शामिल है। देख लो अब कितना गरीब देश है। तो यहाँ पर बात करें तो 75% तो है ग्रामीण जनसंख्या और आपके 50% है वो शहरी जनसंख्या है। 50% शहरी जनसंख्या भी एनएफएसए में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा है? बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे बात करते हैं इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, एनएफएसए योजना की बात करते हैं। तो एनएफएसए में क्या है? सामाजिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये एनएफएसए का मतलब यही होता है, अधिनियम। इस ने फॉर नेशनल, एफ फॉर फूड, एस फॉर सिक्योरिटी और ए फॉर एक्ट। और ये कब का एक्ट है? 2013 का एक्ट है, ये ध्यान रखना है। ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ आपके 5 जुलाई 2013 को, 5 जुलाई 2013। कानून कब बना था? कानून के रूप में ये आया 10 सितंबर 2013 को, 2013। ठीक है, बात ध्यान में रखना। अभी जो 25 का बजट था उसमें कहा गया कि 10 लाख अन्य नए लोगों को शामिल किया जाएगा और इसमें सभी जो पेंशनर्स होते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर, सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें सभी शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स हैं उनको बिल्कुल शामिल इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक मातृत्व स्कीम और होती है, मातृत्व लाभ। तो मातृत्व लाभ के रूप में इसमें 6,000 राशि का प्रावधान है, 6,000 रुपए की सहायता राशि का यहाँ पर प्रावधान है, ये आपको ध्यान में रखना है मातृत्व लाभ के। अभी इसको 2017 के बाद इसको अलग कर दिया गया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल किया गया है। 2017 से ये किसमें हो गया? पीएम मातृ वंदना योजना के रूप में संचालित है, योजना के रूप में। जो इसमें मातृत्व लाभ दिया जाता था उसको 2017 के बाद किस योजना में बदल दिया गया? मातृ वंदना योजना में बदल दिया गया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान में रखनी, यहाँ पर क्या क्या मिलता है एनएफएसए योजना में। तो एनएफएसए योजना में एक तो होता है अंत्योदय परिवार। कैसे परिवार? अंत्योदय परिवार होते हैं, इनको 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, 35 किलोग्राम अनाज है वो प्रति माह मिलता है, प्रति माह और प्रति परिवार, प्रति माह प्रति परिवार इतना मिलता है। और जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, दो श्रेणियां हैं, एक अंत्योदय
और एक प्राथमिकता श्रेणी। तो प्राथमिकता श्रेणी में मिलता है 5 kg प्रति माह, प्रति परिवार नहीं है, यहां पर आपको ध्यान में रखना प्रति सदस्य, प्रति सदस्य, परिवार के अंदर कितने सदस्य उस हिसाब से 5 से गुणा करके मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, तो इसमें देखो क्या क्या मिलता है इसकी बात करते हैं। इसमें एक तो मिलते हैं चावल, ठीक है, एक इसमें मिलते हैं गेहूं, एक गरीब कल्याण योजना चल रही है उसमें क्या है, फ्री मिलता है। अब गरीब कल्याण योजना में फ्री मिलता है, लेकिन ये एनएफएसए के अंदर फ्री नहीं मिलता है। ठीक है, एक मिलता है इसमें मोटा अनाज, ये 3 चीजें मिलती है। तो चावल तो आपको मिलते हैं 3 रुपए प्रति किलो, 3 रुपए किलो। गेहूं मिलते हैं आपको 2 रुपए किलो, आपको मतलब जो इसमें लाभार्थी हैं वो। और मोटा अनाज मिलता है 1 रुपए प्रति किलो। गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें एनएफएसए के बारे में ध्यान में रखना। एक तो डेट ध्यान में रखनी है, एक इसकी जो योजना है उसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया गया। बिल्कुल, गिव अप अभियान चलाया गया यहाँ पर एनएफएसए से स्वेच्छा से हटने के लिए। ऐसे परिवार जिनकी एक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो निष्कासन श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, दोनों ही कथन बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करते हैं गिव अप अभियान की। आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपको देखना है ताकि रिवीजन हो जाए और कोई भी चीज है वो मिस नहीं हो, क्या पता कोई नई चीज भी आपको सीखने को मिले। गिव अप अभियान अब क्यों है, तो मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूं, एनएफएसए छोड़ने के लिए। एनएफएसए छोड़ने हेतु गिव अप अभियान क्यों शुरू किया गया, एनएफएसए छोड़ने के लिए। और छोड़ना क्यों, स्वेच्छा से। अब इसमें निष्कासन हेतु कुछ श्रेणियां रखी गई, यानी कि कुछ कैटेगरी है, कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों के अंदर अगर कोई आता है तो वो इस योजना का लाभार्थी नहीं रहेगा, ये यहां पर कहा गया है। तो कौन कौन सी है, एक तो कोई भी सदस्य परिवार का, यदि कोई सदस्य परिवार का कोई सदस्य क्या हो, आयकर दाता। आयकर दाता, अगर किस परिवार के अंदर कोई भी एक सदस्य आयकर दाता है तो वो इसमें शामिल नहीं रह सकता। या ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी सरकारी या अर्ध सरकारी, सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कर्मचारी हो, संस्था में क्या हो, स्थायी नियमित कर्मचारी। अगर ऐसा कोई कर्मचारी परिवार के अंदर है तो उसको इसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर क्या हो, 1 लाख से अधिक पेंशन आती हो उसकी, 1 लाख से अधिक पेंशन आती हो तो वो भी इसमें शामिल नहीं हो। और जिसके पास, किसी एक सदस्य के पास निजी 4 पहिया वाहन हो, निजी 4 पहिया वाहन है तो वो भी शामिल नहीं है, ट्रैक्टर को छोड़कर। फिर आपकी जिनकी वार्षिक आय, ये प्रश्न में भी दिया था, वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक हो तो ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये निष्कासन श्रेणियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ। यहां से ऐसा प्रश्न बनेगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो कब शुरू हुआ, यहां से ऐसा ही प्रश्न बनेगा। तो ये आपके 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 29 मार्च 2025 को ये अभियान है वो शुरू हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, बताओ ये किस विभाग की योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, बताइए। देखें, इसके बारे में बातें कर लेते हैं थोड़ी। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान,
शिक्षित राजस्थान अभियान। सबसे पहले तो शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ हुआ इसका 29 मार्च 2025 को। ये लेटेस्ट योजना है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पर इसका काम क्या है? तो इसमें 1 से 8वीं कक्षा तक कौन कौन शामिल है इसमें? कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख बच्चों के लिए है। 40 लाख विद्यार्थियों हेतु योजना है। इसमें शामिल है 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। अब इन विद्यार्थियों को आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से विषय कौन कौन से यहां पर शामिल है इस योजना में। तो इस योजना में भाषाई विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और अंग्रेजी और गणित की कमियों को दूर करना और उनकी कमियों का पता लगाना। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करना और उनका पता लगाना, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। 20 के अंतर्गत ये योजना लागू है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 विषय है, देख लो कितने विषय? 3 विषय यहाँ पर शामिल है। पूछा जा सकता है इस योजना में कितने विषय हैं, या कौन कौन सा विषय है या कौन सा विषय नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन 3 विषयों को आपको कमियों को पता लगाने के लिए ये अभियान है वो चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। और इसमें ध्यान में रखना है कि इन तीनों विषयों की क्या होगा? आकलन होगा। इन तीनों विषयों का क्या क्या किया जाएगा? आकलन किया जाएगा, या इनकी क्या ली जाएगी? तीनों विषयों की परीक्षा ली जाएगी, ध्यान रखना है। और इस परीक्षा का आयोजन कौन करवाया जाएगा? आयोजन ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस परीक्षा का आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के द्वारा इसको आयोजन करवाया जाएगा, इनकी परीक्षा करवाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो योजना है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आपके उसमें शिक्षा वाले में भी आएगी और इसमें भी फ्लैगशिप में भी शामिल है। तो ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। शॉर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का संबंध पंचायती राज विभाग से नहीं है? अब पिछली योजना किसकी? शिक्षा विभाग की योजना है। तो पंचायती राज विभाग से संबंधित कौन सी योजना नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी पंचायती राज का, अटल ज्ञान केंद्र भी पंचायती राज का, स्वामित्व योजना भी पंचायती राज की योजना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ो। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर देखो, पहली योजना कौन सी थी? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसकी बात करते हैं अपन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसकी बात करते हैं। फुल डिटेल में देखते हैं इसको। जो जो आवश्यक है वही देखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले यही प्रश्न बनता है, शुरुआत कब हुई? आपको याद भी यही करना चाहिए। याद क्या करना चाहिए? योजना का नाम, इसका विभाग कौन सा और इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर। क्या है होता है भाई 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को क्या होता है बताओ? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकंड चरण है, ये कब शुरू हुआ? तो ये आपके 2020-21 से 5 वर्षों तक, 5
वर्षों तक, तो 2026 तक चलेगा। तो अभी ये योजना चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये योजना अभी चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके क्या ध्यान में रखना है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, कि इस योजना का उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य ये था कि ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना। भाई ये शुरू हुआ तब तो आपका क्या हो गया, ओडीएफ है वो घोषित हो गए। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि आपके इसका जो दूसरा चरण है ना, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरे चरण का उद्देश्य है कि गांवों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना। ओडीएफ स्थिति बनाए रखना, ओडीएफ बनाना नहीं है, ओडीएफ स्थिति बनाए रखना है, यानी कि फिर से वो खुले में नहीं जाने लग जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या करना, ओडीएफ गांवों को ओडीएफ स्थिति में बनाए रखना और गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना, ओडीएफ प्लस बनाना, ये इसका उद्देश्य है, ओडीएफ प्लस बनाना। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान है वो 31 मार्च, कब, 31 मार्च 2018 तक ओडीएफ घोषित हो चुका था। ओडीएफ घोषित, ओडीएफ क्या है, घोषित हो चुका था। इकतीस मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त है वो घोषित हो चुका था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लाभ भी दिया जाता है, अगर आपको पता हो तो। क्या लाभ दिया जाता है, तो एक तो होता है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय। तो घरेलू शौचालय के अंदर कितना लाभ दिया जाता है, तो 12,000 रुपये का लाभ मिलता है। कितना, 12,000 रुपये का आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। जो भी आपके बीपीएल में आते हैं, अनुसूचित एसटी, एससी, छोटे सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और विकलांग महिला मुखिया वाले परिवारों को ये सब दी जाती है। दूसरी है सामुदायिक, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, सामुदायिक शौचालय के लिए, या इसको कहा जाता है सीएससी, सीएससी। ठीक है, सामुदायिक स्तर पर अगर बात करें तो ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ आपके 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। कितने, 3 लाख, 3 लाख रुपए यहाँ पर है लागत आती है। और ये किसके द्वारा काम होता है, ग्राम पंचायत के द्वारा ही होता है काम, तो ग्राम पंचायत द्वारा। और किसके लिए, दिव्यांग के लिए, दिव्यांगों के लिए। जो दिव्यांग है उनको सामुदायिक स्तर पर बना दो, एक एक मोहल्ले में एक एक सामुदायिक है वो स्वस्थ परिसर है या शौचालय बना दो, ताकि उनको लाभ मिलता रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सामुदायिक शौचालय है अभी तक है 1238 बनाए हैं। कितने, 1238, कब तक, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक है 1238 बन चुके हैं। एक कैटेगरी इसमें होती है ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। इसमें क्या किया जा रहा है, गांवों को ओडीएफ प्लस या आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि ओडीएफ स्थिति बनी रहे और जो भी आपके अपशिष्ट हैं वो उसका निपटान किया जा सके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है ओडीएफ प्लस आदर्श गांव, तरल और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो जाएगा तो उसको ओडीएफ प्लस आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। एक योजना है इसमें गोबर धन योजना। क्या है, गोबर धन परियोजना, ये पहले भी मैंने एक क्लास में बताई थी, रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। ओडीएफ गोबर धन परियोजना, गोबर धन परियोजना का ये भी इसी का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ही हिस्सा है। इसी अभियान के तहत
प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना स्थापित की जा रही है। प्रत्येक जिले में, ये कैसे है? प्रत्येक जिले में एक, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जिले में एक परियोजना है, प्रत्येक जिले में स्थापित की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ऊर्जा उत्पादन हो सकता है और कचरे से गांवों को साफ कर के ऊर्जा और खाद में बदल दो उसको, तो ये गोवर्धन योजना है। अब तक अगर बात करें दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक कितनी योजनाएं? तो 11 योजनाएं हैं वो बनी अभी तक, 11 योजनाएं स्थापित हुई है, ध्यान रखना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? तो 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा की गई। बिल्कुल, कब घोषणा की? 25 दिसंबर 2024, 25/12/24, ऐसे ध्यान रख लेना, 25/12/24। कब? 25/12/24। अटल ज्ञान केंद्र कब? 25/12/24। 3000 से अधिक, जहां पर जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 3000 से अधिक है वहां पर प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। अटल प्रेरक, आपने देखा होगा अटल प्रेरक की एक इंटरव्यू वगैरह हुए थे, वही अटल प्रेरक है। और रोजगार पर प्रशिक्षण वहां पर दिया जाएगा। ई लाइब्रेरी की स्थापना होगी। इसके साथ अन्य योजनाओं सेवाओं की भी जानकारी वहां पर व्यवस्था भी दी जाएगी। तो इसमें असत्य कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सत्य है। और ये अटल ज्ञान केंद्र की योजना पूरी है, ये भी आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा ही चलाई जा रही है। किसके द्वारा? पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग की योजना है, ध्यान में रख लो, ठीक है। देखो इसमें ये प्रश्न किया था, देखो पहला तो था स्वच्छ भारत मिशन जो मैंने बता दिया, अटल ज्ञान केंद्र हो गया। अब बचा स्वामित्व योजना, तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे स्वामित्व योजना की। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बात कर लेते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण योजना है, ये भी पंचायती राज विभाग की योजना है। इसका शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ, शुभारंभ की बात करें तो वो है 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को क्या खास बात होती है बताओ? देखें 2020 को ये योजना शुरू हुई और इसमें ड्रोन से सर्वेक्षण करवाया गया। ड्रोन से क्या करवाया गया? सर्वेक्षण। ड्रोन से सर्वेक्षण करवाया गया। समस्त राजस्व ग्रामों का यहाँ पर सर्वे हुआ और उद्देश्य क्या है? सर्वे कराकर 2 लाख, आगामी वर्षों में 2 लाख परिवारों को पट्टे वितरित करना। 2 लाख परिवारों को पट्टे वितरित करना, पट्टे देना लिख दो सीधा, पट्टे देना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था, ताकि गांवों की जो जमीन है वो संपत्ति है उसका रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो जाए और मालिकाना हक भी मिल जाए। या ऐसे लिख दो संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना, संपत्ति का मालिकाना हक। जो संपत्ति कार्ड है वो इसी का भाग है, मालिकाना हक दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। जो स्वामित्व या संपत्ति कार्ड है वो भी इसी का है। अभी ये चर्चा में क्यों है? तो इसका कारण है कि अभी 18 जनवरी 2025 को, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से, 18 जनवरी 2025 को 10 राज्यों प्लस 2 यूटी, 10 राज्यों और 2 यूटी के केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 गांवों के 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यूटी के 230 जिलों के 50,000 गांवों के 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड दिए गए। किसने दिए?
तो आपके पीएम साहब ने दिए। संपत्ति कार्ड है वो कब दिए? 18 जनवरी 2025 को दिए। और किसने दिए? पीएम ने दिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमारे लायक की काम की चीज क्या है? तो हमारे लायक की चीज है राजस्थान का क्या स्थिति है। राजस्थान, इस योजना में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान में 1.50 लाख या कह सकते हैं 1.5 लाख लाभार्थियों को कार्ड और पट्टे वितरित हुए हैं। 1.5 लाख लाभार्थियों को इनको क्या मिले हैं? कार्ड प्लस पट्टे मिले हैं। कार्ड प्लस पट्टे जारी हुए हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर पीएम मोदी जी ने, पीएम ने गंगानगर जिले की एक लाभार्थी से वर्चुअल संवाद किया था। गंगानगर जिले की लाभार्थी से संवाद किया। संवाद किया मतलब बात की, ठीक है। तो उनका नाम आप मेरे को बता दीजिए कि उनका नाम क्या था जिनसे मोदी जी ने बात की थी। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ कब किया गया बताओ देखें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ है कब किया गया? फटाफट से बता दो। तो इसका शुभारंभ हुआ 18 फरवरी 2024 को। कब हुआ? 18 फरवरी 2024 को। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 की बात करते हैं। 1.0 की बात करें तो ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 27 जनवरी 2016 को। कहां से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गर्दन खेड़ी से। गर्दन खेड़ी गांव है और ये कहां पर है? झालावाड़ में। तो गर्दन है वो झाल ली, झालना मतलब पकड़ना। तो गर्दन कहां पकड़ी? आपके कब पकड़ी? 27 जनवरी 2016 को पकड़ी गर्दन खेड़ी, झालावाड़। अब बात करते हैं 2.0 की। MJSA 2.0 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। इसके शुभारंभ की बात करते हैं तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 18 फरवरी 2024 को। 18 फरवरी 2024 को ये शुरू हुआ, ठीक है। इसमें क्या किया गया? ये कह रहा है कि 349 पंचायत समितियां के 20,000 गांवों में 5 लाख क्या बनाए जाएंगे? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं, ये तो कुछ और लिख दिया। संरचनाएं बनाई जाएगी। कितनी? 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? जैसे इसमें मरम्मत है, पुराने जो जल संरचनाएं उनकी मरम्मत भी इसमें शामिल है। और आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में, तो ये तो मैंने बता ही दिया 5 लाख जल संरचना। चलो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया ना, लिख दिया ना। तो ये ठीक है, बस इतनी स्कीम है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग
संरचना है वो बनाई जाएगी। ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ है आपको मिस नहीं करनी है, हर एक क्लास में हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है और अपनी ओपिनियन ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में। ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।